नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल और विज़न पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना या प्रियम्बल, हम कह सकते हैं उसे, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या उसे हम उद्देशिका भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं सबसे पहले कि उद्देशिका होती क्या चीज़ है। जैसे संविधान में, हमारे संविधान में हमें पता है कि प्रस्तावना का जिक्र होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रस्तावना होता क्या चीज़ है। जैसे कि हम कोई चीज़, कोई विषय वस्तु हम लिखते हैं, जैसे या हम कह सकते हैं कि यह कोई बड़ा सा एक बुक हो, अगर उसी बुक को हम किसी एक चैप्टर में, छोटे में अगर हम उसको प्रदर्शित कर दें, या हम ये कह सकते हैं कि उसका सार, एक प्रकार से उस पूरे बुक का सार अगर हम एक पन्ने में या उसके एक पेज में ही अगर हम उतार दें, तो वही दोस्तों उस बुक का पूरा प्रस्तावना कहलाता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो उस पूरे बुक का वो सार है। तो वही चीज़ होती है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना दोस्तों, यही चीज़ संविधान में भी इसका जिक्र हुआ है। हम उद्देशिका के नाम से भी उसे जानते हैं, अंग्रेजी में उसे हम प्रियम्बल कहते हैं। तो वही चीज़ है जिसे संविधान का जो सार दिया गया है वही प्रस्तावना कहलाता है। तो यहाँ प्रस्तावना से क्वेश्चन बहुत सारी कंपटीशन के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, और प्रस्तावना से बड़ी एग्ज़ामों में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रस्तावना जो है उसको सबसे पहले हम चलते हैं कि प्रस्तावना को पढ़ते हैं। तो हमारा पहला काम है, प्रस्तावना को पढ़ेंगे हम। तो स्क्रीन के ऊपर हमारा प्रस्तावना आ गया है। यहाँ पे लिखा गया है उद्देशिका। ठीक है, क्या है दोस्तों, ये है उद्देशिका। तो यहाँ पे लिखा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारी हुई संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका को दोस्तों सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में इसे कब पेश किया था? 13 दिसंबर को। ठीक है, 13 दिसंबर को 1946। कौन सा साल था वो? 1946। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना जो है किसने पेश किया था संविधान सभा में? तो हम कह सकते हैं प्रस्तावना जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था संविधान सभा में, और वो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि प्रस्तावना लिया कहाँ से गया है। ठीक है, तो मित्रों प्रस्तावना जो है ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से, हम कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, या हम डायरेक्टली इसे शॉर्टकट में कहते हैं अमेरिका को यूएस से। ठीक है, तो प्रस्तावना जो है वो यूएसए से लिया गया है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया। और इसकी भाषा पूछता है कि इसकी भाषा कहाँ से लिया गया है। तो इसकी भाषा जो है दोस्तों ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा लिया गया है प्रस्तावना का, और इसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से
प्रस्तावना को लिया गया है। ठीक है, यहाँ से हम 3 क्वेश्चनों को हम बड़े आसानी से सीख चुके हैं। अब आगे हम चलते हैं, इस पे हम देखते हैं कि कुछ शब्द हैं जो रेड कलर में लिखे हुए हैं इस पे, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या लोकतांत्रिक गणराज्य। ये कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जो इसमें रेड कलर से हमने लिखा है, तो फिर उसका कुछ हम अर्थ होगा, जिसे इसी की व्याख्या हमारे संविधान में बहुत विस्तृत पैमाने पर किया गया है। तो हम यहाँ पे शुरू से एक बार फिर से पढ़ते हैं इस प्रस्तावना को। तो यहाँ पे दिया गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो हम सबसे पहले इसका हम एक एक वर्ड का, एक एक शब्द का डिफिनेशन जानते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पे जैसे एक शब्द हमें मिला है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, क्या मतलब है इसका, क्यों ये दिया गया है? इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही होता है कि जैसे भारत अपने आंतरिक, क्या है, भारत अपने आंतरिक और बाह्य, ठीक है, बहुत बारीकी से इसे सुनना, भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति का हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त करेगा। ठीक है, भारत क्या है, वह पूरी तरीके से एक स्वतंत्र राष्ट्र है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का यही अर्थ होता है कि जो हमारा भारत है वो किसी भी विदेशी सत्ता या किसी बाह्य या आंतरिक शक्ति के वो अधीन नहीं है, वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। जो भी वो विदेश नीति संबंधी या किसी और नीति के संबंधी जो भी निर्णय अगर लेता है तो वो स्वेच्छा से अपने हिसाब से जो भी उसे अच्छा लगता है वो भारत अपने हिसाब से निर्णय ले सकता है। उसमें कोई बाहरी व्यक्ति या बाहरी देश उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही है, होता है दोस्तों। ठीक है, और क्या है कि जैसे इसके पहले क्या था कि जब भारत आज़ाद नहीं था तो भारत पर ब्रिटिश सत्ता का आधिपत्य था, तो भारत को ब्रिटेन की सरकारी चलाती थी, तो भारत उस समय एक उपनिवेश था। ठीक है, और जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय क्या हुआ कि ये राष्ट्रकुल, मतलब राष्ट्रकुल हम कह सकते हैं कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो इंडिया ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता ली थी। ठीक, तो ये क्या है, ये इससे ये मत समझ लेना कि अगर कॉमनवेल्थ की सदस्यता भारत ने ली है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये किसी शक्ति के अधीन है। ठीक है, ये पूर्णतः उसके स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि भारत उसका अपने स्वेच्छा से कॉमनवेल्थ का सदस्य बना हुआ है। अगर उसकी मर्जी करेगा तो वो कॉमनवेल्थ की सदस्यता क्या कर सकता है, त्याग भी सकता है। ठीक है, तो हम चलते हैं। ठीक है, आगे समाजवादी, आगे देखते हैं कि एक समाजवादी वर्ड है। समाजवादी की जो व्याख्या है दोस्तों वो बहुत बड़ा है, हम इसे अगली वीडियो में इसे हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। खैर अभी जैसे आज हम उद्देश्य का पढ़ रहे हैं तो एक छोटे स्तर पर हम इसे बता देते हैं। समाजवादी का मेन अर्थ क्या होता है, क्या होता है, इस प्रस्तावना से रिलेटेड करके अगर हम इसे देखते हैं तो इसका क्या अर्थ निकलता है। ठीक है, और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, इन सभी वर्डों की व्याख्या हम अगले वीडियो में हम बड़े पैमाने पर विस्तृत रूप में इसे कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी तो हमारे सामने एक शब्द है समाजवादी। तो समाजवादी से हम क्या समझते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, समाजवादी को इंग्लिश में ये है सोशलिस्ट। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सोशलिस्ट। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं मित्रों, सोशलिस्ट कहते हैं। तो अभी सोशलिस्ट शब्द इंग्लिश शब्द है इसका, किसका, समाजवादी का, उसी का रूपांतरण है समाजवादी। और ये यहाँ से 42वें संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हमारी उद्देश्य का जो है प्रस्तावना जो है, इसमें पहले समाजवादी शब्द का उल्लेख नहीं था मूल रूप से। तो ये समाजवादी शब्द का उल्लेख जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया इसमें। ठीक है, अब क्या हुआ, तो इसका डिफिनेशन हम जानते हैं समाजवादी शब्द का। तो
जो भारत का समाजवाद है वो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो भारत का समाजवाद है वो नेहरू की अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अवधारणा पर आधारित है। और भारत का समाजवाद जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। क्या है? भारत का जो समाजवाद है दोस्तों वो क्या है? लोकतांत्रिक है। ठीक है, भारत का समाजवाद कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, तो अब इसमें ये देखते हैं कि जो भारतीय समाजवादी की जो व्याख्या किया जाता है, अगर इस भारतीय परिप्रेक्ष्य से हम अगर देखें तो हमने एक चीज़ तो इसमें जान ही लिया है कि समाजवाद, भारत का समाजवाद जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है और वह नेहरू की अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, और समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है? समाजवादी व्यवस्था में जो होता है उसमें उसके जो उत्पादन होते हैं, समाजवादी व्यवस्था में उत्पादनों के साधनों पर, ठीक है, सार्वजनिक अधिपत्य होता है, या हम कह सकते हैं कि उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है, या हम कह सकते हैं सार्वजनिक नियंत्रण। जब किसी चीज़ पर मित्रों सरकारी नियंत्रण होता है तो उसे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वो सार्वजनिक नियंत्रण है, वो सभी का धन है। ठीक है, उसमें सभी व्यक्ति की बराबर की हिस्सेदारी है, इसलिए हम उसे सरकारी या सार्वजनिक कह सकते हैं। जैसे कहीं कहीं पे ये कंफ्यूज मत होना कि सरकारी का मतलब नहीं वो सरकार का ही धन हुआ। ठीक है, सरकारी का मतलब यही होता है कि वो सार्वजनिक है। ठीक है, जैसे हम एक प्रकार से ये देखें कि अभी हाल ही में जैसे कुछ कंपनियां हैं जो प्राइवेट हो रही हैं, तो ये पहले क्या थी? सरकारी थी, तो उसे हम कहते थे सार्वजनिक। उसमें हम लोगों की बराबर की हिस्सेदारी थी, हम उसे समान तरीके से उपयोग कर सकते थे बिना भेदभाव के। तो अब क्या होता है, जब वो निजीकरण हो जाएगी तो वो किसी एक सिंगल व्यक्ति की हो जाएगी, वो किसी निजी की संपत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण जो होता है वो कठोर हो जाता है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है। ठीक है, नियंत्रण जो है वो न्यूनाधिक हो सकता है। न्यूनाधिक का मतलब ये होता है मित्रों कि जैसे ये एक हम कह सकते हैं इसको कि कठोर और जो है क्या कह सकते हैं कि कठोर और इसे लचीला, सीधा सीधा हम इसे कह सकते हैं कि कठोर और सामान्य के बीच का एक भाग होता है कि जिसे हम लचीला कह सकते हैं। ठीक है, और एक होता है साम्यवादी समाजवाद। हमारा भारतीय समाजवाद के बारे में हमने पढ़ा कि लोकतांत्रिक समाजवाद है हमारे यहाँ, और होता है एक है साम्यवादी। क्या होता है? एक साम्यवादी समाजवाद भी होता है। तो साम्यवादी समाजवाद में राज्य का नियंत्रण जो होता है वो बड़ा कठोर होता है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि चाइना में देखिए, चीन में जो है, ये चीन हुआ, रूस हुआ, यहाँ पे क्या है दोस्तों? साम्यवादी है। क्या है? साम्यवादी समाजवाद है। तो इसमें क्या होता है कि भारत ने जो है साम्यवादी और समाजवाद, ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद और ये साम्यवादी समाजवाद के बीच का रास्ता जो है अपनाया है भारत, जिसे हम कह सकते हैं मिश्रित व्यवस्था। ठीक है, दोनों के बीच का भाग है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं मिश्रित व्यवस्था। ठीक है, तो अगर हम देखें तो संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद भी हैं जहां हमें इसका वर्णन मिलता है, जिसे हम कह सकते हैं कि भाग 4 में अगर हम देखें, कहाँ पर? भाग 4 में, भाग 4 के अनुच्छेद 39। ठीक है, भाग 4 का एक अनुच्छेद है 39 और एक 39 बी है। ठीक है, 39 बी और 39 सी में अगर हम इसको देखें तो उसमें जो है समाजवादी दृष्टिकोण को दर्शित किया गया है, बढ़िया से उसका व्याख्या किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम बहुत अच्छे से व्याख्या करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मित्रों। तो आज हमें सिर्फ उद्देश्य का पर ही ध्यान देना है। तो आगे हम अगर एक शब्द देखते हैं कि आगे हमें एक शब्द मिलता है पंथ निरपेक्ष। यहाँ पे लिख उठा है कि धर्मनिरपेक्ष, तो ये धर्मनिरपेक्ष नहीं होता, वास्तव में होता क्या है दोस्तों? पंथ निरपेक्ष होता है। तो इसको सही कर लेना कि पंथ निरपेक्ष होता है। देखिए क्या है ना कि एक अंग्रेजी का शब्द है
जिसे क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं हम, सेकुलर, SECULAR, ठीक है, ये इसका अंग्रेजी शब्द है सेकुलर। सेकुलर का ही मीनिंग है, जो हिंदी रूपांतरण है उसी से निकल के आया है धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष। तो ये जो हमारा उद्देश्य का है वो पहले इंग्लिश में ही था, जब उसे ट्रांसलेट करके लिखा गया तो कुछ किताबों में है कि जहाँ पे धर्मनिरपेक्ष होता है, ठीक है, तो वास्तव में वो धर्मनिरपेक्ष गलत है। यहाँ पे जो सही चीज़ है वो है पंथनिरपेक्ष। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में अंतर क्या होता है, क्यों नहीं धर्मनिरपेक्ष होता, क्यों पंथनिरपेक्ष है। तो दोस्तों धर्म क्या होता है कि धर्म की व्याख्या अगर हम करें तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जिसे हम धारण कर सकें, ठीक है, जिसे हम धारण कर सकते हैं वही धर्म होता है, ठीक है। धर्म के कुछ मूल तत्व होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि धैर्य रखना, क्षमा, झूठ ना बोलना, चोरी न करना, ये सब क्या होता है, एक धर्म के अंतर्गत आता है जो बड़ा अनिवार्य होता है। हम धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं कर सकते इसमें, उसका मेन रीज़न यही है कि पंथनिरपेक्ष का मतलब यही होता है। निरपेक्ष का सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि निरपेक्ष का मतलब होता है क्या है। निरपेक्ष का मतलब मित्रों यही होता है कि अलग हो जाना, ठीक है, उदासीन हो जाना, ठीक है, क्या हो जाना, शून्य हो जाना, ठीक है, शून्य होना, या हम कह सकते हैं उदासीन होना, ठीक है। हम किसी चीज़ से एकदम उदासीन हो गए, हम किसी चीज़ से एकदम शून्य हो गए, उससे बिल्कुल अलग हट गए, उससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, वही होता है निरपेक्ष। तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि अगर हम जानते हैं कि हम धर्म जो होता है वो जिसे हम धारण कर सकते हैं वही धर्म होता है। तो अगर हम देखें झूठ ना बोलना, ठीक है, धर्म है हमारा, धैर्य रखना धर्म है, बुद्धि क्या है, धर्म है, विद्या क्या है, धर्म है, चोरी न करना एक धर्म है, क्षमा करना एक धर्म ही है। तो दोस्तों क्या है ना, जैसे आप अपने सामाजिक जीवन में या दैनिक जीवन में एक चीज़ देखते होंगे, बहुत कॉमन चीज़ है, जैसे इसमें अगर किसी व्यक्ति को हम देखते हैं कि वो बड़ा बुद्धिमान है तो हम उसे कहते हैं कि अरे यार ये व्यक्ति तो बड़ा धार्मिक है। या जैसे हम जो व्यक्ति बिल्कुल कभी झूठ ही नहीं बोलता होगा तो उसे हम क्या कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है धर्म, ना कि जैसे हम हिंदू हैं तो हम ये नहीं कहते कि हमारा धर्म हिंदू है, वास्तविकता ये नहीं है, ये तो बस ऐसे ही सब लोग कहते हैं। धर्म जो है, जो हमने बताया भी, धर्म वही होता है। और जो हम कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म है वो हिंदू धर्म नहीं होता है, ये हमारा होता है एक जीवन जीने की एक शैली होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि हिंदू एक हमारी धारणा है, एक हमारी जीवन जीने की एक शैली है, ठीक है, एक जीवन की एक शैली होती है क्या, हिंदू। और ये हिंदू जो है कई पंथों का समूह होता है, क्या होता है, कई पंथों का समूह होता है, जो हम जिसका अनुसरण हम करते हैं वही हमारा पंथ होता है। जिससे क्या होता है कि जो हमारा धर्म है, हमने बताया कि दया, धैर्य, झूठ न बोलना, क्षमा करना, ये होते हैं 10 मूल तत्व होते हैं, ये मानवीय मूल्य होते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसे, ये 10 मानवीय मूल्य होते हैं। इसी 10 मानवीय मूल्यों पर चलकर, इसी रास्ते पर हम चलकर हम क्या होते हैं, अपने धर्म की या ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। तो पंथ में 4 चीज़ अनिवार्य होता है। 4 चीज़ वो कौन कौन से होता है, जैसे प्रवर्तक हुआ, पंथ का मतलब होता है रास्ता, ठीक है, पथ का मतलब होता है रास्ता। पंथ में 4 चीज़ अनिवार्य होता है, जैसे प्रवर्तक, ठीक है, एक पूजा करने का स्थान, ठीक है, और एक होता है उसकी एक किताब होती है, पवित्र बुक होती है जिसे हम कहते हैं पवित्र किताब, और उसके क्या होते हैं, अनुयायी होते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें जो होती हैं ये अनिवार्य होती हैं पंथ में। और धर्मनिरपेक्ष में क्या होता है कि धर्म, अगर हम ये किसी को ये, जैसे हम यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष से, हम पंथनिरपेक्ष से यही हमारा तात्पर्य है कि इसका सीधा सीधा अगर अर्थ हम निकालें तो हम ये कहते हैं
कि पंथ निरपेक्ष से हमारा तात्पर्य है, या हम कह सकते हैं ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म की मान्यता नहीं प्रदान करता। ठीक है, पंथ निरपेक्ष से मतलब यही होता है सीधा सीधा कि जो राज्य हमारा है, जो हमारा देश है, वह किसी भी धर्म को नहीं मानता है। ठीक है, क्या करता है कि बल्कि राज्य जो है सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं राज्य में धर्म एक व्यक्तिगत विषय माना गया है। ठीक, हम कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी पंथ को मान सकता है, उसमें राज्य जो है कोई हस्तक्षेप नहीं करता। पंथ निरपेक्ष का सीधा सीधा मतलब यही है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, हम धर्मनिरपेक्ष वर्सेस पंथ निरपेक्ष पर हम अगले वीडियो में एक इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे और उसमें बहुत ही डिटेल से हम जानकारी आपको देंगे। तो आगे हम आते हैं कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक से क्या मतलब है, या हम कह सकते हैं पहले हम देखेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्रात्मक या हम लोकतंत्र कहते हैं डेमोक्रेसी, इसका इंग्लिश है डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र से तात्पर्य यही है मित्रों कि लोगों का तंत्र। ठीक है, इसे हम कहते हैं लोगों का तंत्र, या हम ये कह सकते हैं जनता का शासन। एक अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। उन्होंने एक कथन कहा था, एक वक्तव्य उन्होंने कहा था कि लोकतंत्रात्मक जो शासन होता है उसमें जनता का जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। क्या होता है? जनता का जनता के लिए जनता द्वारा जनता पर स्थापित एक शासन होता है। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो लोकतंत्र यही होता है। और भारत में क्या है, भारत के परिप्रेक्ष्य से अगर हम इसे देखें तो सटीक वही चीज़ बैठता है जो अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो हमारे भारत में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम अपने प्रतिनिधियों को, या अलग अलग जात के लोग, अलग अलग समूह के लोग, अलग अलग जैसे भी जिसके जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो अपने हिसाब से उसे चुनने के स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र या लोगों का शासन। ठीक है, हम अपने हिसाब से लोकतंत्री व्यवस्था में हम अपने हिसाब से अपने लिए कोई भी शासक चुन सकते हैं, हमारे लिए इतना आज़ादी है। अब आगे एक शब्द देखते हैं कि गणराज्य। गणराज्य का क्या होता है? रिपब्लिक इसका इंग्लिश रूप है। गणराज्य का मतलब होता है, जिसे हम कह सकते हैं भारत हमारा एक गणराज्य है। गणराज्य का मतलब यही होता है कि जो हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं होता। ठीक है, किसी देश को हम गणराज्य तभी कह सकते हैं कि जब वहाँ का जो शासक होता है या राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत नहीं होता। वंशानुगत का मतलब यही होता है मित्रों कि जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि मैं अपने देश का राष्ट्राध्यक्ष हो जाता हूँ, फिर जो हमारा पुत्र होगा अगर वो राष्ट्राध्यक्ष हो गया, फिर उसका पुत्र होगा तो वो राष्ट्राध्यक्ष हो गया हमारे देश का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गणराज्य नहीं रह गया हमारा देश। ठीक है, ये तो राजतंत्र हो गया। ठीक है, गणराज्य में क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष आज है, जैसे आज के राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू हैं, तो इसके पहले रामनाथ कोविंद थे, तो इनका उनका कोई रिलेशन तो नहीं है ना, तो ये अलग अलग होते हैं, वंशानुगत नहीं है। तो राष्ट्राध्यक्ष क्या होते हैं यहाँ के, वंशानुगत नहीं होते हैं, वही कहलाता है गणराज्य। ठीक है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर देश में यही चीज़ हो, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। अगर हम इंग्लैंड में देखें तो वहाँ पे लोकतंत्र के साथ साथ जो है वहाँ पे राजतंत्र व्यवस्था को अपनाया गया है, क्योंकि वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है, वहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्राध्यक्ष वो वंशानुगत हैं, वहाँ के एक राजा रानी कहलाते हैं ना, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, वो वंशानुगत कहलाते हैं। वहाँ पे लोकतंत्र व्यवस्था के साथ साथ वहाँ पे राजतंत्र को अपनाया गया है। कहाँ पर? इंग्लैंड में। अब आगे हम देखते हैं, हमारे पास एक और शब्द है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे
पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि हमारे प्रस्तावना में या हमारे संविधान में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, तो हम कहते हैं 3 न्याय। क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये हमारे 3 न्याय हुए। और स्वतंत्रता कितना हुआ मित्रों? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता भी संविधान हमें प्रदान करता है। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं। सामाजिक क्या है इसमें? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब हुआ हमारे पास कि जैसे हम समाज में हमारे साथ कोई भेदभाव ना करे, समाज में किसी वर्ग से हम भेदभाव ना करें, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, या समाज के जो सार्वजनिक चीज़ें हैं उस पर हमारा समान अधिकार है, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आर्थिक न्याय का मतलब है कि हमें आर्थिक रूप से न्याय बिना भेदभाव किए मिलेगा, जिससे हमें देश में कहीं भी विचरण करने का अधिकार प्राप्त है, हमें देश में कहीं भी ज़मीन खरीदने का अधिकार प्राप्त है, हम देश में, पूरे देश में हम कहीं भी कोई बिजनेस कर सकते हैं। ये आर्थिक न्याय हुआ। वो समान तरीके से होता है, वो कोई भी कास्ट का, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का व्यक्ति वो कर सकता है ये कार्य। और राजनीतिक न्याय का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, एक आम आदमी भी, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो चुनाव लड़ने के लिए वो स्वतंत्र होता है, या ये कह सकते हैं वो अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सभी व्यक्तियों को एक मत देने का अधिकार प्राप्त है। कितना? एक मत देने का अधिकार प्राप्त है, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक आम आदमी क्यों ना हो। ठीक है, अब विचार अभिव्यक्ति की बात अगर हम करते हैं तो विचार का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज़ की विचार कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी राजनीतिक या किसी भी व्यक्ति का हम आलोचना कर सकते हैं। लेकिन वो आलोचना कैसी होनी चाहिए? वो नीतिगत आलोचना होनी चाहिए, उसकी नीतियों की हम बुराई कर सकते हैं, ना कि हम किसी व्यक्ति को हम गाली दे सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो हम अपना विचार रख सकते हैं, उसकी नीतियों की बुराई कर सकते हैं। कैसे? एक शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, वो हिंसात्मक ना हो। अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है मित्रों कि जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई सलाह हमसे मांग रहा है तो हम सलाह देने के लिए उसे स्वतंत्र हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर वो ना भी सलाह मांगे तब भी हम उसे सलाह दे सकते हैं मित्रों, चाहे वो मेरा सलाह माने या ना माने। जैसे मैं सलाह देने के लिए किसी को स्वतंत्र हूँ, उसी तरीके से वो भी सलाह न मानने के लिए भी स्वतंत्र है। ठीक है, और विश्वास का मतलब ये है कि वो हमारे बातों पर वो विश्वास कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, इसके लिए वह स्वतंत्र है। और धर्म की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को, किसी भी पंथ को मान सकता है, हम उसके धर्म या पंथ में कोई हस्तक्षेप राज्य नहीं कर सकता, वो पूरी तरीके से वह व्यक्ति स्वतंत्र होता है। जैसे कि मैं हिंदू हूँ, अगर मैं मुस्लिम धर्म अपनाना चाहूँ तो मैं अपना सकता हूँ अपने स्वेच्छा से। ठीक है, उसमें किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। मैं ईसाई बनना चाहूँ तो मैं बन सकता हूँ, उसमें किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, तो हम जब वो पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, तो इसके बारे में बहुत डिटेल से हम जानकारी लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि उपासना का मतलब होता है कि हम किसी भी ईश्वर को मान सकते हैं, हम किसी भी ईश्वर की हम पूजा कर सकते हैं, हम किसी भी देवी देवताओं या किसी भी धर्म की उपासना हम करने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य हमें किसी भी तरीके से इस पर निर्बंधन नहीं लगा सकता। ठीक है, अब आगे है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा का मतलब मित्रों आप लोग जानते ही होंगे, प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है कि मान सम्मान। ठीक है, किसी व्यक्ति का मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा को कोई आहत नहीं कर सकता, कोई उस पर ठेस नहीं पहुंचा सकता। उसको सबकी प्रतिष्ठा जो होती है वो समान रूप से होती है सबकी। क्या, जैसे हम एक गाँवटी भाषा में हम कहें कि सबकी इज्जत बराबर होती है, इस तरीके से हम बोलते हैं ना, तो फिर वही चीज़ होती है कि प्रतिष्ठा, मान सम्मान सबका बराबर होता है। ठीक है, सबको समान अधिकार मिला हुआ है, सबको समान दृष्टि से हमें देखना चाहिए। और अवसर का मतलब ये होता है कि चाहे कोई भी चीज़ हो,
सरकारी चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे अगर हमें किसी क्षेत्र में नौकरी, अगर हम किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो इसमें कोई भेद, जाति, लिंग, भाषा या जन्म स्थान या किसी चीज़ से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हमें समान अधिकार मिलता है इस पर कि हम उस चीज़ में, जैसे क्या हुआ कि हम अगर कोई एग्ज़ाम अगर हम देखते हैं कि अगर जैसे IAS का एग्ज़ाम हुआ तो हम ये नहीं कह सकते कि वह व्यक्ति अमुक जाति का है, वह व्यक्ति अमुक धर्म का है, उसे ये बोलना नहीं आता, उसे हिंदी नहीं बोलना आता, तो ये चीज़ हम नहीं कहते। उसमें सभी जात, धर्म, लिंग और भाषा के व्यक्ति बैठते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन सभी को समान रूप से अवसर प्राप्त है। यही होता है क्या, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब आगे हम देखते हैं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता का मतलब यही होता है कि दोस्तों कि हमें एकता की भावना, एकता क्या होता है कि एकता होता है कि भावनात्मक चीज़ होती है, एक अमूर्त चीज़ होती है। जिससे हम कह सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ठीक है, ये होता है एकता। और ये अखंडता होता है जिससे दोनों का अर्थ अगर हम देखें तो कुछ एक सा ही निकल के आता है, लेकिन इसमें डिफरेंस थोड़ा अलग है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है। एकता एक भावनात्मक रूप है और अखंडता एक भौतिक रूप है। ठीक है, हम इन शब्दों को भी बहुत डिटेल में व्याख्या करेंगे अगले वीडियो में। तो राष्ट्र की एकता का मतलब होता है कि हमारा जो राष्ट्र है वो, हमारा जो संघ, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि संघ किसी राज्य का समझौता नहीं है। ठीक है, और अखंडता का मतलब ये होता है कि राज्य जो है हमारे संघ से अलग नहीं हो सकता। राज्य जो है संघ से अलग हो जाएगा तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ प्रस्तावना। आगे दिया हुआ है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये दोस्तों क्या है कि यहाँ पे जो तारीख 26 नवंबर 1949 दिया था, संविधान को इसी दिन क्या किया गया था, अंगीकृत कर दिया गया था, या हम कह सकते हैं राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था, या संविधान को लागू कर दिया गया था। कब, 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर एकदम तैयार हो चुका था पूरी तरीके से। ठीक है, इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है क्या, विधि दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों, विधि दिवस। ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। 26 नवंबर को मनाया जाता है विधि दिवस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ थे और बाकी का हम अगले वीडियो में देखते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो गया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दोस्तों धन्यवाद, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।